जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज जो है कि 28 फरवरी है, नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर अजय स्टडी पर बनाए हुए हैं। और मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूं धीरे धीरे करके, ये आपके लिए बहुत ही, जैसे बूंद बूंद से तालाब बनता है ना, उसी तालाब से समुद्र बनेगी, नदियाँ बनेगी, है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी। बस मैं आपके लिए बूंद बूंद का काम कर रहा हूँ और ये बूंद बूंद आपके लिए एक तालाब, नदी, समुद्र आप खुद आगे चल के बन जाओगे। तो मैं इसी क्रम में मैं आपसे कहूँगा कि आपको नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में आपका दिमाग हमेशा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती रहे और आप हर एक चीज़ को बड़ी ही सिंपल वे में समझ पाओ और दुनिया में अपनी पहचान बना सको। तो आज का टॉपिक्स ये है कि मैं आपको जो मुगल इतिहास पढ़ा रहा था, मुगल काल, तो मुगल काल में मैंने बाबर पढ़ा दिया था, हुमायूं पढ़ा दिया था और मैंने बताया था कि हुमायूं को भगाने वाला एक इंसान होता है जिसका नाम होता है शेर शाह। तो आज का पूरा हिस्ट्री कहानी शेर शाह का पढ़ने वाले हैं कि शेर शाह कौन था, शेर शाह ने हुमायूं को कैसे भगाया, है ना। पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा और चीज़ें मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार बोर्ड पे, एक बार फास्ट आप देख लीजिए। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और बिल्कुल A to Z ऐसा कहानी क्रिएट कर दूंगा ना कि आपके दिमाग में अगर फीड हो गया तो मैं जीवन भर ये गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि बच्चों के दिमाग में ऐसा फीड किया जाए ताकि वो कभी इस चीज़ को भूले ही नहीं और लाइफ टाइम, जीवन भर वो चीज़ें याद रहे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शेर शाह सूरी यानी सूरी वंश। आपको बताऊं कि जब मुगल गद्दी पर हुमायूं बैठा था तो 1540 ईस्वी में, है ना, 1540 ईस्वी में क्या होता है कि हुमायूं को सूरी वंश का शासक शेर शाह सूरी हरा देता है। क्या करता है कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को क्या करता है, शेर शाह सूरी हरा देता है। एक युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध। कन्नौज में जगह है बिलग्राम, वहीं पर युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच। और दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो हुमायूं हार जाता है और हुमायूं पुनः भाग जाता है। ये कहानी मैं आपको हुमायूं में बताया था कि हुमायूं कहाँ भागकर जाता है, तो उसकी कहानी वहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं कि शेर शाह के बारे में। शेर शाह जो है कि 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभालता है। तो चलिए दिल्ली की गद्दी संभालने से पहले ये जान लें कि आखिर में शेर शाह था कौन। तो देखिए, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिताजी जिनका नाम था हसन खां, ये हसन खां जो कि उस टाइम सासाराम जो जगह है, सासाराम का जमींदार हुआ करते थे। सासाराम जो है कि उस समय जो है कि आज का जो जौनपुर है, इस जौनपुर एक छोटा राज्य हुआ करता था। इसी जौनपुर के अंतर्गत आता था सासाराम, है ना। तो सासाराम के ये जमींदार हुआ करते थे। कौन? शेर शाह के पिताजी यानी फरीद खां के पिताजी जिनका नाम था हसन खां। अब जो है कि ये पिताजी जमींदार थे तो शेर शाह यानी फरीद खां बेचारा अभी अपने पिताजी के साथ कार्य करता था सासाराम में, है ना। सासाराम के दक्षिण में एक दक्षिण बिहार है, वहाँ का एक शासक होता है जिसका नाम है बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जब ये जमींदार से मिलता है, हसन खां से मिलता है, तो उसके लड़कों को देख के ये आश्चर्यचकित होता है कि ये लड़का इतना छोटा सा और कितना एक्सपर्ट है।
है ना। छोटा सा का मतलब कि 18-20 साल के थे जब ये फरीद खां था। तो ये देखा, किसने देखा, तो जो बहार खां लोहानी था दक्षिण बिहार के शासक, उसने देखा कि ये लड़का मेरे काम के लायक है। उसने क्या किया कि हसन खां से उसके पुत्र यानी किसको, फरीद खां को लेकर के दक्षिण बिहार चले जाते हैं और अपने साथ रख लेता है। जब ये अपने साथ रख लेता है तो एक बार क्या होता है कि जो बहार खां लोहानी है वो शिकार करने जाता है। कहाँ जाता है? शिकार करने। जब शिकार करने जाता है तो अपने साथ फरीद खां को भी लेकर जाता है कि भाई तुम भी चलो मेरे साथ शिकार पे। तो फरीद खां भी इसके साथ जाता है बहार खां लोहानी के साथ। अब होता क्या है कि ये जो फरीद खां होता है अपने एक तलवार से ही शिकार में एक शेर की हत्या कर देता है। सिर्फ एक तलवार से इस शेर को नस्त मस्तक यानी शेर का सर अलग और शरीर अलग कर देता है। ये चीज देखकर जो बहार खां लोहानी होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये गजब का लड़का है। एक ही तलवार में इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, शेर का धड़ अलग कर दिया शरीर से। अब जो है कि बहार खां लोहानी इतना खुश हो जाता है फरीद खां से कि फरीद खां को कहता है कि आज से तुम्हारा एक नया नाम होगा शेर खां। क्या नाम होगा? शेर खां। ध्यान सुनिए, शेर खां। जैसे नाम दे दिया शेर खां तो फरीद खां का नाम अब पड़ गया शेर खां। लेकिन यही शेर खां जब हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध यानी कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में जब हराएगा तो अपना नाम शेर शाह रखेगा। क्या रखेगा? शेर शाह रखेगा। लेकिन अब समझिए, जब शेर खां बना यानी उपाधि दे दिया बहार खां लोहानी ने, तो शेर खां सोच रहा था यार अभी इससे तो काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा फंडा अपनाना पड़ेगा। तब तक इसी बीच में भगवान ने साथ दिया कह लीजिए या अल्लाह ने साथ दिया, उनके शब्दों में कहूं तो बहार खां लोहानी जो दक्षिण बिहार का शासक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो वो गद्दी खाली हो जाती है दक्षिण बिहार की। अब इसी चक्कर में ये क्या काम करता है कि जो बहार खां लोहानी की पत्नी होती है उसका नाम होता है दुदू बेगम। क्या नाम होता है? दुदू बेगम। अब ये प्लानिंग कर लिया कि कुछ भी हो दुदू बेगम से अगर मैं शादी कर लेता हूं तो पूरा दक्षिण बिहार मेरा हो जाएगा यानी शेर खां का हो जाएगा। अब प्लानिंग यही, और प्लानिंग में सक्सेसफुल भी होता है। और ये क्या काम करता है कि दुदू बेगम यानी बहार खां लोहानी की पत्नी जो होती है उससे निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है और दक्षिण भारत का यानी दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है शेर खां। लेकिन जब यही शेर खां 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं को हराता है तो अपना नाम शेर शाह रखता है और दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह के नाम से बैठ जाता है। तो पहला पॉइंट सुनिए अब क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाएगा कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेर शाह को बहार खां लोहानी ने कौन सी उपाधि दिया था? तो शेर खां की उपाधि। बात क्लियर? 3 नाम है, फरीद खां, शेर खां, शेर शाह, सूरी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि शेर शाह का नाम किस युद्ध के बाद पड़ा था? तो मैंने अभी आपको बताया कि शेर शाह का जो नाम है ना वो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। तो शेर शाह जब जीता था यानी शेर खां जीत गया था तब जाके अपना नाम शेर शाह रखा था। बात क्लियर हो गई? चलिए अब जो है कि शेर शाह 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है और 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक ही गद्दी पर बैठेगा। अभी मैं इसकी कहानी समझाऊंगा, समझिए अब धीरे धीरे। जब ये 1540 ईस्वी में, ठीक है, जब दिल्ली की गद्दी संभाल लेता है तो दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद यह क्या काम करता है कि जो बिहार में एक जगह है पाटलिपुत्र, ध्यान सुनिए पाटलिपुत्र, यही पाटलिपुत्र जो अशोक के समय से चलते आ रहा है पाटलिपुत्र,
ठीक है। तो अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र हुआ करता था ना, इस पाटलिपुत्र का नया नाम ये शेर शाह ने दिया कि आज से ये पटना होगा, और ये नाम 1541 ईस्वी में दिया था। 1541 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र जो शहर था ना, उसको पटना के नाम से पुनः स्थापित किया कि आज से इसे पटना के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पटना शहर बसाया नहीं था, बस इसने पटना शहर के नाम से पुनः स्थापित किया था। पुनः इसने क्या किया था कि स्थापित कर दिया कि भैया आज से अब पटना के नाम से जाना जाएगा पाटलिपुत्र को। तो 1541 की घटना। अब समझिए शेर शाह जो है कि क्या क्या कार्य किया था। समझिए, इसने सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसने जीटी रोड है ना, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ये जीटी रोड जो है कि बंगाल में एक जगह है, बंगाल यानी आज का जो बांग्लादेश है ना, आज का जो बांग्लादेश है, वहां पे गांव है सोनार गांव। सोनार गांव से लेकर के लाहौर के पुरुषपुर गांव तक इसने सबसे लंबी सड़क जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। अब जो जीटी रोड है ना, ग्रांड ट्रंक रोड है, इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। उत्तर पथ या उत्तरापथ, याद रखिएगा। शाह ए आजम, शाह ए आजम यानी शेर शाह ने बनाया था, इसलिए शाह ए आजम। उसके बाद सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। उसके बाद बादशाही सड़क, क्या है? बादशाही सड़क। और नेक्स्ट द लॉन्ग वाल्क रोड, द लॉन्ग वाल्क रोड। ये इतने नाम से जाना जाता है जीटी रोड को। तो याद रखिएगा, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर खां यानी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जब जीटी रोड बनवाया तो कहां से कहां तक? बंगाल के सोनार गांव से लेकर के लाहौर के पुरुषपुर गांव तक ये बनवाया था जीटी रोड। सबसे लंबी सड़क यही है जीटी रोड। कौन सी है? जीटी रोड। अब देखिए इसने क्या किया शेर शाह ने कि चांदी का रुपया चलाया। किसका? चांदी का रुपया चलाया। जो एक सिक्का हुआ करता था चांदी का, वो 178 ग्रेन का हुआ करता था। 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का इसने चलाया। और तांबे का दाम चलाया 380 ग्रेन का। देखिए, चांदी का सिक्का और तांबे का दाम किसने चलाया था? तो आपका शेर शाह सूरी। याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का यानी जो रुपया और तांबे का दाम चलाया था। तांबे का जो दाम हुआ करता था 380 ग्रेन का एक सिक्का हुआ करता था, और जो चांदी का रुपया हुआ करता था वो 178 ग्रेन का हुआ करता था। अब आपको ग्रेन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक ग्रेन बराबर होता था 0.6 ग्राम। मैंने लिखा है एक ग्रेन इक्वल टू 0.6 ग्राम। यानी देख सकते हैं कि चांदी का रुपया कितने ग्राम का होगा। अब देखिए ये उसने किया। उसके बाद क्या किया कि सबसे फेमस, इसका सबसे फेमस चीजें ध्यान सुनिए, सबसे फेमस क्या काम किया कि डाक प्रथा का भी प्रचलन कराया। डाक प्रथा का खूब प्रचार कराया कि भैया अब आपको जो भी भेजना है, पत्र भेजना है, वो डाक प्रथा से ही भेजिए। देखिए कितना बेहतरीन शेर शाह ने काम किया। मतलब बताऊं ना, शेर शाह बहुत ही, मतलब जो राजा पीछे बाबर नहीं कर पाया और हुमायूं नहीं कर पाया, वो शेर शाह कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ 5 साल ही गद्दी पर बैठेगा और 5 साल में पूरे भारत यानी दिल्ली को बदल देगा। ठीक है, तो ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने क्या किया कि चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाने के बाद इसके दिमाग में आया कि यार अब क्या किया जाए। तो इसने पाकिस्तान में एक किला बनाया, रोहतासगढ़ का किला, है ना, रोहतासगढ़ का किला यानी रोहतासगढ़ किला। याद रखिएगा किसने बनवाया था? तो आपका शेर शाह सूरी। उसके बाद दिल्ली के अंदर ओल्ड फोर्ट बनवाया था, पुरानी किला, है ना, दिल्ली के अंतर्गत पुरानी किला यानी ओल्ड फोर्ट का निर्माण करवाया था, जिसे किला ए कुहना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किला ए कुहना। तो आपसे पूछा जाए कि किला ए कुहना किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था दिल्ली में, यानी जिसे पुरानी किला कहते हैं, है ना, ओल्ड फोर्ट कहते हैं। बात क्लियर? तो ये शेर शाह ने इतना काम किया था। अब बेचारे की मृत्यु नजदीक आ चुकी थी, है ना। 5 साल ही जीवित रहा, 40 में बैठा, 45 में मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु होती कैसी है? इसने सोचा कि यार बनवा तो बहुत चीजें रहा हूं, ठीक है, क्यों ना
राज्यों को जीता जाए, छोटे छोटे जगहों को जीता जाए। तो इसने क्या किया कि कलिंजर के किले पर हमला कर दिया, है ना। मध्य प्रदेश में एक किला है कलिंजर का किला, और इसने प्लानिंग किया कि चलो हमला करते हैं। क्या करते हैं? हमला करते हैं कलिंजर के किला पे। अब कलिंजर पे किला पे हमला करने के लिए 1545 में निकला, और वहां का जो शासक था ना, कीरत सिंह था। कलिंजर का किले का जो शासक था वो कीरत सिंह था। अब ये हमला करने निकला शेरशाह 1545 ईस्वी में, लेकिन भाग्य कहिए, संजोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, इसकी गलती क्या हुई थी कि जब इन्होंने गोला यानी गोला बारूद, तोप खाने से तोप को यानी गोले बारूद को फेंका तो गलती यही हुई कि गोला बारूद ने बेचारा ये हुआ कि गया और कलिंजर के दरवाजे से टकरा करके पुनः आके यहीं पे फट गया। मतलब कि जहां से इन लोगों ने, इसके सैनिक यानी शेरशाह के सैनिक लोगों ने कलिंजर के किला पे तोप फेंका, गोला बारूद फेंका, तो गोला बारूद उड़ के गया, लेकिन कलिंजर के किला से टकरा करके पुनः वापस आ गया, और आने के बाद इसके पास ही यानी इसकी जो कैंप थी, यूनिट थी, वहीं पे ब्लास्ट हो गया, फट गया। मतलब एक कहावत सुने हो ना, जो बहुत ज्यादा प्रचार में रहता है कि पहले मेरे पास बम आया, मुस्कुराया, बोला फट लूं, फट जा। बस वही कॉन्सेप्ट इसके साथ हो गया बेचारे के साथ। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर के किला पर जब हमला करने गया था, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरा शेरशाह कंप्लीट हो गया। अब शेरशाह के समय में ही एक कवि हुआ करते थे, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हुआ करते थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखा है, ध्यान रखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और 12 मासा, है ना। 4 पुस्तकें आपको याद रखना है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और 12 मासा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है पद्मावत, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पद्मावत पुस्तक है वो किसके शासनकाल में लिखा गया है। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये जो पद्मावत है ये लिखा गया है, किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये बात याद रखिएगा। अब मलिक जो ये शेरशाह है यानी शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है, तो इसका मकबरा सासाराम में बनवाया जाता है। सासाराम कहाँ है? बिहार में। बिहार में जो सासाराम जगह है, उस सासाराम में एक झील है, और उसी झील के बीच में टापू पर इसका मकबरा बनाया जाता है। किसका? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कि सासाराम में झील के बीच में टापू पर बनवाया जाता है। इतना पॉइंट्स याद रखना है आपको शेरशाह सूरी के बाद। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, तो आपने देखा कि सूरी डायनेस्टी 1540 से 1555 तक रही है, तो 1545 में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो फिर आगे कौन आता है? इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है ना। इस्लाम शाह जब गद्दी पर बैठता है तो उसने ज्यादा कुछ कार्य नहीं किया, और इस्लाम शाह के बाद अंतिम शासक बैठता है सिकंदर शाह सूरी, है ना, सिकंदर शाह सूरी। और सिकंदर शाह सूरी को पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं मछीवाड़ा यानी सरहिंद के युद्ध में परास्त करेगा, और परास्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पे पुनः फिर से हुमायूं आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 1555 ईस्वी में मछीवाड़ा का युद्ध यानी सरहिंद का युद्ध हुआ था, उस टाइम जो है कि सूरी वंश का शासक सिकंदर शाह सूरी था। सिकंदर शाह सूरी का एक सेनापति था, है ना, क्या था? सेनापति, याद रखिएगा, सेनापति जिनका नाम था हेमू विक्रमादित्य, यानी हेमू शासक हुआ करता था, ठीक है, सेनापति हुआ करता था हेमू। और इस हेमू को याद रखिएगा, जिसे बाद में चल के विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था, हेमू विक्रमादित्य। ये एक हिंदू शासक थे, हेमू हिंदू शासक थे। जब सिकंदर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, 1555 में हार जाता है, तो हेमू ने सोच लिया था कुछ भी हो, हम जो पीछे हुमायूं है ये मुगल शासकों से जरूर लड़ेंगे। और यही वही हेमू है जो आगे चल के
अकबर से युद्ध करेंगे, मैं आपको चीजें समझाऊंगा। तो ये था हमारा सूरी वंश पूरा कंप्लीट हो गया। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पूरा ये शेरशाह सूरी कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।